हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बच्चों, ये हमारा सेकंड चैप्टर है फ्रॉम द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो आइए देखते हैं पिछले 7 इयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बच्चों, लेट अस बिगिन विद अवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडेज सेशन, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2016 फेज 1 एंड द प्रॉब्लम सेज asthma may be attributed to। तो बच्चों, रादर हमसे बोला जा रहा है दिए हुए इन ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि एस्मा की कंडीशन को करेक्टली डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे। ऑप्शन ए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। तो क्या एस्मा में आपको लंग्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ऑप्शन बी, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स, यानी कि क्या लंग्स के अंदर प्रेजेंट जो मास्ट सेल्स होते हैं उनकी एलर्जिक रिएक्शंस को सिग्निफाई करता है एस्मा की कंडीशन। या ऑप्शन सी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रेकिया, यानी कि यहां पर बोला जा रहा है कि ट्रेकिया और वेंट पाइप जो है क्या यहां पर इन्फ्लेमेशन शो करेगा। और ऑप्शन डी, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, और यानी कि यहां पर लंग्स के अंदर आपको कुछ फ्लूइड का डेपोजिशन या फिर एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। सो एस्मा, आई होप यू ऑल कैन रिकॉल फ्रॉम माय कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो, एक एलर्जिक डिजीज है, इजंट इट। तो ये क्या है, एक एलर्जिक डिजीज। और जब भी कभी एलर्जी होती है दैट मींस इट सिग्निफाइज कि आपकी बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी टू सर्टेन सब्सटेंसेस। तो यानी कि इट रिप्रेजेंट्स हाइपर सेंसिटिविटी टू सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि नॉर्मली हार्मलेस होते हैं, और उन सब्सटेंसेस को हम बुलाते हैं एलर्जेंस। ओके, तो दे आर गोइंग टू शो हाइपर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस। नाउ सी कैसे ये पर्टिकुलर डिजीज जो है वो अकर करेगी। सो ये जो एलर्जेंस है ना, ये हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट कुछ स्पेशल सेल्स जिन्हें हम बुलाते हैं मास्ट सेल्स। सो दीज आर, लेट्स सपोज, द मास्ट सेल्स। ओके, तो ये मास्ट सेल्स के सरफेस पे लगे रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर जाते हैं व्हाट, दीज एलर्जेंस। सो लेट्स सपोज ये है वो एलर्जन जो कि जाके इस रिसेप्टर पे बाइंड कर गया। नाउ जैसे ही इसकी बाइंडिंग हो जाती है टू द रिसेप्टर ऑफ द मास्ट सेल्स, ये मास्ट सेल्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं। सो दे बिकम एक्टिवेटेड टू रिलीज एन इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामिन। ओके, सो दे रिलीज हिस्टामिन जो कि इन्फ्लेमेटरी नेचर है। इसका मतलब ये इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है। किसकी करवाएगा, ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। इसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाती है। ओके, एंड दैट इज व्हाई हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। सो दिस इज गोइंग टू बी दैट ऑप्शन जो कि एस्मा की कंडीशन को करेक्टली डिस्क्राइब करेगा, एंड हेंस वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ओके, तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 को, दैट सेज रिडक्शन इन द पीएच ऑफ ब्लड विल। तो अगर आपके ब्लड का पीएच रिड्यूस कर दिया जाए, दैट मींस इसको और एसिडिक बना दिया जाए, तो इनमें से कौन सी कंडीशन अराइज होगी बच्चों। सो हमारा पहला ऑप्शन है इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो आपके हार्ट बीट का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सेज रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग जो है ब्रेन तक जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्लाइन कर जाएगी अपॉन रिड्यूसिंग द पीएच ऑफ द ब्लड। या ऑप्शन सी सेज डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। दैट मींस अगर आप अपने ब्लड का पीएच डिक्लाइन कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो उससे आपके जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग टेंडेंसी थी, दैट इज द एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वो डिक्रीज कर जाएगी। और ऑप्शन डी सेज नन ऑफ द अबव। सो आई होप यू ऑल कैन रिकॉल, ये कॉन्सेप्ट हमने हमारे टॉपिक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में पढ़ा हुआ है। दैट इज रिडक्शन इन द पीएच ऑफ ब्लड क्या कॉज कर सकता है, it can cause decrease in the affinity of hemoglobin with the oxygen, right? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। हाउ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी बच्चों, आपको पता है पीएच का डिक्लाइन सिग्निफाइज कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, है ना, क्योंकि दोनों ही
इनवर्सली रिलेटेड है। सो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एंड यू नो वेरी वेल इन हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन इवन इफ अगर बाउंड स्टेट में है विद ऑक्सीजन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन सी, तो मान के चलते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑलरेडी बाउंड स्टेट में है, इट इज ऑलरेडी बाउंड टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इट इज एग्जिस्टिंग एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देन टू ये हाइड्रोजन आयन उससे बाइंड करेगा और ये अगर उससे बाइंड करेगा दैट मीन्स बाइंडिंग के सिचुएशन में यू विल सी formation of this reduced hemoglobin and this oxygen molecule will be kicked out, isn't it? तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर आ गया। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन आयन के इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ने क्या किया, हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग टेंडेंसी थी टुवर्ड्स ऑक्सीजन उसको रिड्यूस कर दिया, ओके और उन दोनों को सेपरेट कर दिया। सो आवर करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी। आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 को। That says name the chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking। तो बच्चों that's a very easy question जिसमें आपसे बोला जा रहा है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होने वाला जो मेन क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो इनमें से कौन सा है। ओके ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए एम्फाइसीमा, ऑप्शन बी एस्मा, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एंड आई होप यू ऑल नो द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए एम्फाइजीमा। ओके तो एम्फाइजीमा में क्या होता है बच्चों, यू रिमेंबर एम्फाइजीमा में जो नॉर्मल कंडीशन होती है, देखिए आपके एल्वियोलाई की वो कुछ ऐसी होती है जहां पर खूब सारे एल्वियोलाई जो हैं वो ऐसे बंच में प्रेजेंट होते हैं। ओके एंड जितने ज्यादा एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा surface available होगा for respiratory exchange of gases. But what happens in the emphysema is ये जो various alveoli है ना in the alveolar sac उनकी वॉल्स ना डीजेनरेट हो जाती हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसी सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो दैट मीन्स यहां पर आप देख रहे हो जो ये वेरियस एल्वेलाई थे उनके अंदर की जो वॉल्स हैं दे हैव ऑल डीजेनरेटेड, और अगर डीजेनरेशन हो जाएगा ऑफ द एल्वियोलर वॉल तो ओवरऑल जो एरिया था, द सरफेस एरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, degeneration of alveolar walls in an alveolar sac. So this was an entire alveolar sac और इनके अंदर जो आपको एक एक इंडिविजुअल सैक देखने को मिल रहा है, वी कॉल इट एल्वियोलस, राइट। तो एक एल्वियोलर सैक के अंदर आपको एल्वियोलर वॉल्स का डीजनरेशन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया विल डिक्रीज। ओके सो ये है all about emphysema, which is a chronic respiratory disease caused due to cigarette smoking, right? So the correct option here would be option A. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 को, that is from NEET 2016 phase 2 and the problem says the partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs is। तो बच्चों दिए हुए इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि लंग एल्वियोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को करेक्टली डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सेज लेस देन दैट इन द ब्लड। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमें एल्वियोलस में देखने को मिलता है दैट इज लेस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी से लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहां बोला जा रहा है कि एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से लेस है। ओके, देन ऑप्शन सी में बोला जा रहा है इक्वल टू दैट इन द ब्लड। तो यहां बोला जा रहा है कि एल्वियोलाई और ब्लड दोनों में ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इक्वल है, और ऑप्शन डी मोर देन दैट इन द ब्लड। तो यहां बोला जा रहा है कि एल्वियोलस में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है दैट इज मोर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि ब्लड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए बच्चों, हमने देखा है कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो ये है हमारा एक एल्वियोलस,
ठीक है। और आपको पता है एल्वियोलस में आपको एक्सचेंज ऑफ गैस देखने को मिलता है, और यहां पर एल्वियोलर एयर का जो पार्शियल प्रेशर होता है, देखिए कैसा होता है, आपको पता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर होता है 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, एंड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन द एल्वियोलर एयर इज 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब आप जानते हैं इस एल्वियोलस को सराउंड करती हैं द ब्लड कैपिलरीज। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू मेक नाउ। ओके, सो ये एक ब्लड कैपिलरी है जो कि सराउंड करके रखी है। सो दिस इज द तो ब्लड कैपिलरी है, तो इसका मतलब इसमें ब्लड फ्लो करेगा, और ब्लड फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली इसमें आपको रेड ब्लड सेल्स में यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लड कैपिलरी कैरिंग द ब्लड। फाइन, अब आप एक चीज तो जानते हैं, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, एल्वियोलस के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है दैट इज 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, isn't it? और इसी वजह से हमारा ऑप्शन बी यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इट इज लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रॉन्ग हो गया, बिकॉज हमने यहां पर देख लिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलस में ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी तो कर दिया हमने एलिमिनेट। आइए देखते हैं बाकी की 3 ऑप्शंस को। तो देखिए यहां पर आप जानते हैं ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है फ्रॉम द एल्वियोलस इनटू द ब्लड कैपिलरी, मतलब ऑक्सीजन जो है अगर मैं यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो वो इस डायरेक्शन में डिफ्यूज होती है ना, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन यहां पर हो रहा है। फाइन, और आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है इट इज ऑलवेज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर, isn't it? तो इसका मतलब अगर डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम द एल्वियोलस इनटू द ब्लड कैपिलरी, तो मतलब एल्वियोलस में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज गोइंग टू बी मोर, वाइल जो ब्लड में प्रेजेंट यानी कि जो ब्लड आपकी ब्लड कैपिलरी में आ रहा है उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का दैट इज गोइंग टू बी लेस देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन जो कि एल्वियोलस में प्रेजेंट है। सो रिमेंबर दिस थिंग, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको एल्वियोलस में देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी मोर देन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपको ब्लड में देखने को मिलेगा, isn't it? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? That is going to be option D, that says it is going to be more than that in the blood. So correct option is option D. I hope you got it clearly now. तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 को, that says lungs do not collapse between breaths and some air always remains in the lungs which can never be expelled because. तो बच्चों हमसे बेसिकली बोला जा रहा है कि लंग्स जो है वो 2 ब्रेथ के बीच में पहली चीज तो कोलैप्स नहीं करते हैं, और दूसरी बात ये जो लंग्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसी एयर फिल्ड होती है जो कि कभी भी बाहर एक्सपेल आउट नहीं की जा सकती। इसके पीछे क्या रीजन है वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन सेज देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग द लंग वॉल्स। तो हमसे इस ऑप्शन में बोला जा रहा है कि लंग के चारों तरफ एक इंट्राप्लूरल प्रेशर डेवलप होता है जो कि नेगेटिव प्रेशर है। नेगेटिव प्रेशर मतलब जिसका कि इफेक्ट पुलिंग हो, मतलब वो पुलिंग इफेक्ट शो करता हो ऑन द लंग्स। ओके, तो ये नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुल करता है लंग के वॉल्स को, तो इस वजह से हो सकता है कि आपके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स नहीं करते हो बिटवीन द ब्रेथ्स। कैन इट बी ट्रू? देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो आई होप यू ऑल रिमेंबर, मैंने आपको बताया था हमारे जो लंग्स होते हैं उनको सराउंड करके रखती है एक डबल मेम्ब्रेन, जैसे हम बुलाते हैं द प्लूरल मेम्ब्रेन और द प्लूरा। ठीक है, और उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज वेरी क्लोजली बाउंड टू द सरफेस ऑफ द लंग। तो अगर ये आपका लंग है, सो दिस इज अ लंग। ठीक है, तो इस लंग के सरफेस पे ही आप मान के चलिए कि जो आपकी इनर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है दैट इज गोइंग टू बी बाउंड, और उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को हम बुलाते हैं द विसरल प्लूरा। ठीक है, और जो आउटर वाली आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड पैराइटल प्लूरा। ओके, सो इन 2 मेम्ब्रेन के बीच में आपको
कुछ स्पेस नजर आ रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड दी प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर आपको कुछ फ्लूइड फिल्ड नजर आता है, दैट इज कॉल्ड द प्लूरल फ्लूइड, जिसको कि मैं शेड कर देता हूं। सो ये जो प्लूरल फ्लूइड है ना, दे एक्सर्ट अ प्रेशर, और उस प्रेशर को हम बुलाते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, तो ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है ना, दिस इज गोइंग टू प्ले अ रोल। तो देखिए, अगर लंग के अंदर लेट सपोज 760 mm मर्करी का प्रेशर है, ओके, तो ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है, इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा लंग के वैल्यू से या प्रेशर के वैल्यू से कम होगी। तो लेट सपोज ये है 756 मिलीमीटर्स मर्करी। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रेशर है, सिंस इट इज लेस देन दैट ऑफ द लंग, तो क्या होगा, यहां पर एक तरफ प्रेशर अगर ज्यादा है और बाहर की तरफ कम है, तो ऑब्वियसली जो लंग की वॉल है, दे आर गोइंग टू एक्सर्ट अ प्रेशर आउटवर्ड्स ना। ज्यादा प्रेशर वाला रीजन जो है वो कम प्रेशर वाले रीजन की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, टेंडेंसी होगी ऑफ द पार्टिकल्स टू मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लेसर प्रेशर। इस वजह से आप देखोगे लंग्स की जो वॉल्स हैं, दे रिमेन इन्फ्लेटेड। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव प्रेशर है, द रीजन बीइंग क्योंकि ये लेस है ना, इट इज लेस देन दैट ऑफ द लंग। तो इसका मतलब अगर आप इसको माइनस करेंगे, इंट्रा प्लूरल प्रेशर माइनस द प्रेशर इनसाइड द लंग, तो हमेशा वो नेगेटिव ही आएगा। लेट्स सी, यहाँ पर 756 है, तो 756 माइनस 760 विल गिव यू -4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। ओके, तो इस वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर there is going to be the inflation of the lungs wall, जिसकी वजह से जो lungs हैं, they are not going to collapse between the two breaths. Okay, and that is why we can say option जो A है, that is going to be the correct option in this case. आइए बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं, जहां पे बोला जा रहा है there is a positive intrapleural pressure। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो हमेशा नेगेटिव है, इट कैन नेवर बी पॉजिटिव। ओके, अगर वो पॉजिटिव होता तो यहां वाली जो वॉल होती, दैट वुड हैव पुश्ड दी लंग वॉल इनवर्ड्स, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स ही करते, ना कि इन्फ्लेट करते। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मान के चलिए अगर आपके लंग के अंदर का जो प्रेशर है वो हायर है देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑब्वियसली यहां पर अगर प्रेशर ज्यादा है और बाहर कम है, तो एयर जो होगी वो लंग से बाहर की तरफ मूव करेगी ना, और अगर लंग से वो बाहर की तरफ मूव करेगी तो लंग्स की वॉल जो होंगी वो क्लोजर आ जाएंगी, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स करेंगे। बट हमसे बोला गया है द रीजन टू फाइंड आउट कि वो कोलैप्स क्यों नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो अगेन रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। एंड देयर इज ऑप्शन डी दैट सेज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। तो नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स का क्या मतलब हुआ, अगर लंग का प्रेशर अंदर नेगेटिव है तो इसका मतलब बाहर वाला जो इंट्राप्लूरल फ्लूइड है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, और अगर उसका प्रेशर पॉजिटिव होगा दैट मीन्स वो पुश करेगा लंग वॉल को इनवर्ट्स, जिसकी वजह से अगेन लंग्स कोलैप्स ही करेंगे। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट कि क्यों ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 को फ्रॉम नीट 2017 दैट सेज lungs are made up of air filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है लंग्स जो हैं वो बहुत सारे एयर फिल्ड सैक्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बुलाते हैं, और अगर हम इवन फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी कर लें तब भी हमारे एल्वियोलाई में कुछ एयर रह जाती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ दीज वॉल्यूम्स। ठीक है, तो आपको कुछ पल्मोनरी वॉल्यूम दे रखे हैं। ऑप्शन ए इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या ऑप्शन डी द रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बच्चों आई होप यू ऑल रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि आपकी लंग्स में, आपके एल्वियोलाई में कुछ ऐसी वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि कभी भी एक्सपेल आउट नहीं की जा सकती है। इवन आप कितना ही हार्ड ट्राई क्यों ना कर ले टू एक्सपेल देम आउट, वो कभी बाहर नहीं आएगी, एंड दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड द रेसिडुअल वॉल्यूम।
ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, द रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 को, that says which of the following cannot be measured by spirometry। तो spirometry आई होप यू ऑल रिमेंबर बच्चों, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है इनटू द लंग्स या फिर आपके लंग्स से बाहर एक्सपेल आउट किया जा रहा है उसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। और ये की जाती है विद द हेल्प ऑफ एन अपैरेटस जिसे हम स्पायरोमीटर बुलाते हैं। तो कौन सा है वो पल्मोनरी वॉल्यूम या कैपेसिटी जो कि स्पायरोमेट्री की टेक्निक के थ्रू मेजर नहीं की जा सकती? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन बी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ऑप्शन डी द रेसिडुअल वॉल्यूम। सो आई होप यू ऑल नो द आंसर, दैट वुड बी ऑप्शन डी द रेसिडुअल वॉल्यूम, बिकॉज ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि आपकी लंग से कभी भी बाहर एक्सपेल आउट नहीं की जा सकती। दैट मीन्स अगर ये वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी बाहर आएगा नहीं एंड दैट इज द रीजन आप इसको कभी मेजर भी नहीं कर पाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 को, दैट सेज एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट इन एम्फाइसीमा व्हिच इज। तो बच्चों एयर पोल्यूशन की वजह से होने वाले एम्फाइसीमा इनमें से कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए इज डैमेज टू एनी लंग टिश्यू कॉजिंग एन इंक्रीज इन द इलास्टिसिटी ऑफ द एयर सैक्स। तो क्या ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है कि एम्फाइसीमा में आपके किसी भी लंग टिश्यू का डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से आपकी जो एल्व्यूलर सैक्स है, ओके, या एयर सैक्स जिसे हम बुलाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है? इज दैट ट्रू? नो ना, तो दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट बिकॉज हमने एम्फाइसीमा के बारे में हमारे चैप्टर में पढ़ा हुआ भी है, ओके, और मैंने आपको वन ऑफ दी प्रीवियस क्वेश्चन में इसके बारे में बताया हुआ भी है। आइए देखते हैं ऑप्शन बी, दैट इज chronic damage to air sacs or the alveoli leading to the abnormal reduction in the respiratory surface area। तो क्या ये ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है एम्फाइसीमा की कंडीशन को? यस, परफेक्टली करेक्ट, बिकॉज आई हैव टॉट यू एम्फाइसीमा में क्या होता है। पहली चीज, ये एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि मोस्ट प्रोमिनेंटली या मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है इन दी सिगरेट स्मोकर्स एज वेल एज ये एयर पोल्यूशन की वजह से भी कॉज हो सकता है, फाइन। और इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में क्या होता है, जो एल्व्यूलाई हैं, एल्व्यूलाई के एल्व्यूलर सैक के अंदर जो वेरियस एल्व्यूलाई हैं उनकी वॉल्स डीजनरेट कर जाती थी। तो देखिए, अगर ये आपको मैं वापस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर ये एक एल्व्यूलस है और यहाँ पर ये वेरियस मैंने एल्व्यूलाई बना दिया, चलिए, सो this is representing an alveolar sac। जिसमें इतने सारे आपको एल्व्यूलाई देखने को मिल रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन इन एम्फाइसीमा इज कि इनके बीच की जो वॉल है ना, इन दी वेरियस एल्व्यूलाई, वो जो है डीजेनरेट कर जाएगी। सो इस वजह से अ कंडीशन लाइक दिस इज गोइंग टू अराइज, ओके। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ एल्व्यूलाई यहाँ पर एक सिंगल बड़ा सा एल्व्यूलर सैक देखने को मिल रहा है, ओके, एंड द वॉल हैव बीन डीजनरेटेड। अब अगर वॉल्स ही डीजनरेट कर गई हैं, दैट मींस जो ओवरऑल सरफेस एरिया था दैट हैज डिक्रीज, जिसकी वजह से जो आपका गैशियस एक्सचेंज है या फिर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज है दैट विल ऑल्सो रिड्यूस, ओके। सो ये कंडीशन आपको करेक्टली मेंशन्ड है इन ऑप्शन बी एंड दैट इज व्हाई आवर ऑप्शन बी वुड बी कंसिडर्ड करेक्ट। बाय द टाइम ऑप्शन सी एंड डी भी देख लेते हैं, जहां बोला जा रहा है देयर इज गोइंग टू बी अ परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द सेल्स लाइनिंग द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। एस्मा की कंडीशन में ये हो सकता था बिकॉज वहां इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल, while option D an allergic reaction causing muscle spasm in the bronchial wall which is again wrong because emphysema में एक एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, वो आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ एस्मा। तो इसका मतलब यहां पर ये ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी इटसेल्फ। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 को फ्रॉम नीट 2018 एंड द प्रॉब्लम सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो बच्चों हमें बताना है कि दिए हुए इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को। ऑप्शन ए इज एंथ्रेसिस, ऑप्शन बी इज बॉट्यूलिज्म, ऑप्शन सी इज सिलिकोसिस या ऑप्शन डी इज एम्फाइसीमा। सो कौन सा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? दैट इज गोइंग टू बी सिलिकोसिस, राइट। तो सिलिकोसिस क्या होता है भाई? सिलिकोसिस जो है इट अकर्स ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट
ओके तो आप जानते हैं ना बच्चों, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो उसको नाम ही इसलिए दिया गया है बिकॉज इट अकर्स इन सम पीपल जो कि कुछ ही टाइप के ऑक्यूपेशन से स्पेसिफिक हैं। तो कुछ ऐसे पीपल होते हैं फॉर एग्जांपल इन दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या फिर ग्लास इंडस्ट्री जो कि दे आर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग देयर ऑक्यूपेशन टू सम टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिका डस्ट। ओके तो उस वजह से व्हेन दे कीप ऑन इनहेलिंग दीज डस्ट पार्टिकल्स, उनके जो लंग के टिश्यू हैं दे बिकम फाइब्रस एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड फाइब्रोसिस। ठीक है, अब फाइब्रोसिस किस डस्ट पार्टिकल के इनहेलेशन से आकर किया उसके बेसिस में हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। तो अगर फाइब्रोसिस सिलिका डस्ट के इनहेलेशन से होता है वी कॉल इट सिलिकोसिस विच इज गोइंग टू बी अ टाइप ऑफ एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हेंस आवर ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट इन दिस केस। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 को। लेट्स से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द कंडीशंस इन एस्मा एंड एम्फाइजीमा रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों एस्मा और एम्फाइजीमा से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन ए सेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सर्फेस। तो बात की जाए एस्मा से रिलेटेड कंडीशन की, तो एस्मा के केस में आप जानते हैं कि ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। द रीजन वॉज द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, है ना, बाय द मास्ट सेल। इस वजह से ब्रोंकियोल्स एज वेल एज जो ब्रोंकाई हैं they are going to undergo inflammation, और inflammation की वजह से there is going to be difficulty in breathing और wheezing होती है उस टाइम पर। So ये condition regarding the asthma is perfectly correct. While we come to the second condition जो कि emphysema से related है, तो emphysema में हमने पहली इतना ही बार पढ़ लिया है कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस जो है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। द रीजन बीइंग जो एल्वियोलर सैक है उसमें प्रेजेंट एल्वियोलाई की वॉल डी जनरेट कर जाती हैं एंड उसकी वजह से जो ओवरऑल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट ऑल्सो रिड्यूसेस। और ये कंडीशन एम्फाइजीमा से रिलेटेड परफेक्टली करेक्ट है। मतलब दोनों ही जो कंडीशन है करेक्ट ऑर्डर में दोनों ही डिजीजेस को डिस्क्राइब बेस्ट कर रही हैं। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा। वाइल अगर हम बाकी का ऑप्शन देख लें तो ऑप्शन ए बी में बोला जा रहा है इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो क्या एस्मा में आपको इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस देखने को मिलता था? नहीं ना, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। ओके, देन वी हैव ऑप्शन सी दैट इज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स। तो क्या एस्मा में ब्रोंकियोल्स का नंबर बढ़ जाता था? नो ना, एस्मा इज ओनली कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स। इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, देन वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी दैट सेज डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस तो एम्फाइजीमा की कंडीशन है विच शुड कम इन द सेकंड प्लेस ना, व्हाइल इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स इज रिलेटेड टू एस्मा जो कि फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए था, जो कि अगेन यहाँ पर सेकंड प्लेस में दे रखा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। इसलिए ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 को दैट सेज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 with those in the column 2 and select the correct option from the options given below. So column 1 में अगर आप देख सकते हैं बच्चों तो आपको यहाँ पर कुछ पल्मोनरी वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं और कॉलम 2 में आपको उनकी वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। तो आपको कॉलम 1 के पल्मोनरी वॉल्यूम्स को कॉलम 2 की करेक्ट वैल्यू से मैच करवाना है और उनको मैच करवाने के बाद करेक्ट आंसर को फाइंड करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। सो कॉलम 1 में दिया हुआ पहला जो वॉल्यूम है दैट इज टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम आई होप यू ऑल रिमेंबर ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि आप नॉर्मली इनहेल या एक्सहेल करते हैं इन अ क्वाइट ब्रीथिंग। तो इसकी कितनी वैल्यू आपको देखने को मिलती थी when we used to measure it with the help of a spirometer? तो इसकी वैल्यू आती है अराउंड 500 to 550 ml। तो इसका मतलब जो आपका ए वाला आइटम है इन दी कॉलम 1 इट इज गोइंग टू मैच विद दी थर्ड आइटम इन दी कॉलम 2। तो इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे ए थर्ड से इन ऑप्शन ए मैच हो रहा है और सी, इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट वॉल्यूम दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एज द नेम सजेस्ट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि आप इनहेल कर सकते हैं फोर्सफुली ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम। मतलब आपने एक नॉर्मल इनहेलेशन किया और उसके बाद अगर आप फोर्सफुली और इनहेल करते हैं तो कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हैं ओवर द नॉर्मल वॉल्यूम, दैट वुड बी योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू आती थी फ्रॉम 2 to 3 लीटर्स और वी कैन से 2.5 to 3 लीटर्स, जिसकी वैल्यू वुड बी 2.5 to 3 लीटर्स, जिसको कि हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं एज 2500 to 3000 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो बी मैच कर रहा है विद द फर्स्ट। तो बी यहां पर आपको
देखिए ऑप्शन सी में ही फर्स्ट से मैच करता हुआ नजर आ रहा है, वाइल ऑप्शन ए में ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत हो गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ। आइए बाकी के मैचिंग्स को हम मैच करने के बाद करेक्टली वेरीफाई कर लेते हैं अपने आंसर को। देन वी हैव इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एज द नेम सजेस्ट, आप कितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हैं ऑन अ फोर्सफुल एक्सहेलेशन और द एक्सपायरेशन। तो मतलब अगर आपने एक नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सहेल आउट किया और अगर आप फोर्सफुली और एक्सहेल करते हैं तो कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर यू कैन एक्सहेल आउट, दैट वुड बी योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू आती थी अराउंड 1 to 1.1 लीटर्स, दैट इज 1000 to 1100 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 4 से मैच हो भी रहा है। एंड लास्टली वी हैव द रेसिडुअल वॉल्यूम। तो दैट मीन्स ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि आपकी लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहता है इवन आफ्टर यू एक्सहेल फोर्सफुली। तो आप कितना ही फोर्सफुली एक्सहेल क्यों ना कर लें, सम अमाउंट ऑफ एयर विल ऑलवेज रिमेन इनसाइड योर लंग एंड दैट इज गोइंग टू बी द रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि वेरी करता है फ्रॉम 1100 to 1200 मिलीलीटर्स। दैट मीन्स यहाँ पर जो डी ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू मैच विद द सेकंड, जो कि यहाँ पर करेक्टली मैच हो रहा है। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 को फ्रॉम नीट 2019 एंड द क्वेश्चन सेज tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? ठीक है, तो बच्चों हमको यहाँ पर एक एथलीट से रिलेटेड उसके पल्मोनरी वॉल्यूम से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखिए सबसे पहले आपको बोला जा रहा है उसका जो टाइडल वॉल्यूम है दैट इज 500 ml, उसका एक्सपायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम है दैट इज 1000 ml और जो उसका रेसिडुअल वॉल्यूम है दैट इज 1200 ml। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको पता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या सिग्निफाई करती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी देखिए नाम से मिल रहा है हमको आंसर कि हमारी कितनी कैपेसिटी है टू एक्सहेल आउट दी एयर जो कि हमारे लंग के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको किन किन पल्मोनरी वॉल्यूम्स का सम देखने को मिलेगा, फाइंड आउट। देखिए आपको पता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में हम नॉर्मली जो एयर एक्सहेल आउट करते हैं उसको इंक्लूड करने वाले हैं, राइट। तो जो हम नॉर्मली एयर एक्सहेल आउट करते हैं वी कॉल इट द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और अगर हम फोर्सफुली इस टाइडल वॉल्यूम के ऊपर कुछ और प्रेशर लगा के और गैस को बाहर एक्सहेल आउट करने की कोशिश करें तो दैट एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम एक्सहेल आउट कर सकते हैं दैट वुड बी द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, isn't it? तो मतलब टोटल हम इतनी एयर रिलीज कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम नॉर्मली रिलीज करते हैं, दूसरा वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन के टाइम पे ही रिलीज आउट कर पाएंगे दैट इज द ERV और द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इन दोनों का सम हमको देता है द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फाइन। और इन दोनों की वैल्यूज हमको दे रखी हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम इज गिवन एज 500 एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज गिवन एज 1000 ml एंड दोनों का ही जो सम होगा दैट इज गोइंग टू बी 1500 ml। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1500 ml। ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम आपको मेंशन था ना, दिस वाज जस्ट टू कंफ्यूज यू, इसका यहां पर कोई रोल नहीं है टू फाइंड आउट द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि इस केस में आ रहा है 1500 ml, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 को जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2019 एंड द क्वेश्चन सेज ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन द अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक व्हीजिंग ड्यू टू। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है जो एयर में प्रेजेंट एलर्जेंस और पोल्यूटेंट्स हैं उनका इंक्रीज्ड अमाउंट होने की वजह से या फिर उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि व्हीजिंग से सफ़र कर रहे हैं। और इसके पीछे का क्या कारण है? सो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में ये जो व्हीजिंग वर्ड है ना ये हमें कुछ सिग्निफाई कर रहा है। याद कीजिए किस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमने व्हीजिंग वर्ड का इस्तेमाल किया था, इट वॉज एजमा। आई होप यू रिमेंबर, याद है ना। तो एजमा जो कि क्या है, एक एलर्जिक डिजीज है, isn't it? जहां पर आप जानते हैं जो आपके लंग्स में प्रेजेंट मास्ट सेल्स हैं दे गेट एक्टिवेटेड
व्हेन एलर्जेंस बाइंड टू देम, और वो रिलीज करते हैं द इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस कॉल्ड द हिस्टामिन। और वो हिस्टामिन क्या करता था, आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को इन्फ्लेमेट करता है, और उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लीडिंग टू व्हीजिंग, इजंट इट? तो ये एज्मा की कंडीशन, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है? सो अवर ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इन दिस केस, बिकॉज यू नो एज्मा में आपको ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और दैट इज व्हाट इज गोइंग टू लीड टू द व्हीजिंग। ओके, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए माना जाएगा। वाइल ऑप्शन बी, सी एंड डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी proliferation of fibrous tissues and damage of the alveolar walls। ये आपको एस्मा की कंडीशन में देखने को नहीं मिलता है, ये आपको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के केस में देखने को मिलता है, जहां पर आपके लंग्स के नॉर्मल टिश्यू जो हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय fibrous tissue, that is called fibrosis. Okay, then we have option C that says reduction in the secretion of the surfactant by the pneumocytes, that is not going to be any case, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गए। देन वी हैव ऑप्शन डी दैट इज गोइंग टू बी बिनाइन ग्रोथ ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, जो कि अगेन आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी इन केस ऑफ एस्मा। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है ना, दे आर नॉट एट ऑल एसोसिएटेड टू एस्मा, जिसमें व्हीजिंग देखने को मिलती है। द वन विच इज एसोसिएटेड विद इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। सो अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2020, एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। तो बच्चों, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के टाइम पर हो रहे करेक्ट इवेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट्स गिवन बिलो। पहला इवेंट जो मेंशन है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रैगम। तो क्या इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के टाइम पर आपको डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ नजर आता है? आइए लेट अस ट्राई टू रिकॉल इट विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर मैं आपको लेटरल व्यू में आपके थोरेसिक कैविटी फॉर्म करता हुआ दिखा रहा हूं। ओके, सो लेट सपोज ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, और थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से कौन सेपरेट करता है? द मसल कॉल्ड द डायफ्रैगम। तो ये आपके डायफ्रैगम है, और अगर आप देखेंगे आपके डॉर्सल साइड पे आपको यहां पर देखने को मिलेगी और वर्टिब्रे, ठीक है? तो यहां पर आपको वर्टिब्रे देखने को मिलेंगे, एंड ऑन दी वेंट्रल साइड आपको देखने को मिलेंगे द रिब्स इन इट्स क्रॉस सेक्शन। तो आपको यहां पर क्रॉस सेक्शन में आपके रिब्स देखने को मिल रहे हैं, एंड इन रिब्स के बीच में आपको देखने को मिलती थी कुछ मसल्स विच आर कॉल्ड दी इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये मसल्स जो हैं, सिंस वो बाहर की तरफ प्रेजेंट हैं, वी कॉल देम दी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। सो ये हैं आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, ठीक है? सो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, और इंटरनली आपको जो देखने को मिलेगी इंटरकॉस्टल मसल विच आर गोइंग टू बी कॉल्ड द इंटरनल इंटरकॉस्टल। सो आई होप यू गेट द मीनिंग। इंटर मीन्स होता है बिटवीन, एंड कॉस्टा मीन्स यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है द रिब्स, ठीक है? तो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होंगी दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द इंटरकॉस्टल मसल्स। सो इंस्पायरेशन के टाइम में ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स हैं, इनका आपको चीफ रोल देखने को मिलता है, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेटरी मसल्स। फाइन, ओके, एंड ये है आपका डायफ्रैगम। सो दिस इज द डायफ्रैगम। ओके, तो देखिए क्या क्या इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला इवेंट है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रैगम आपको देखने को मिलता है। सो क्या इंस्पायरेशन के टाइम पर ये जो डायफ्रैगम है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो देखिए नॉर्मली जो रेस्टिंग स्टेज होती है उसमें आपका डायफ्रैगम जो है ना वो ऐसे डोम शेप में नजर आएगा। फाइन, ओके, बट जब इंस्पायरेशन का टाइम आता है उस टाइम पर ये जो डायफ्रैगम की मसल्स होती है ना, दे कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देखिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से ये जो डोम शेप है ना ऑफ द डायफ्रैगम ये ऐसे फ्लैटन नजर आएगा। सो दिस बिकम्स फ्लैटन। ओके, तो इसका मतलब आपके अंदर की जो स्पेस थी इनसाइड द थोरेसिक कैविटी विच वाज कॉल्ड द थोरेसिक वॉल्यूम, वो अभी यहां तक था, सिर्फ यहां तक। अब देखिए वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। सो यहां पर आपका जो थोरेसिक वॉल्यूम है दैट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है? तो डायफ्रैगम यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ नजर आता है, हेंस अवर फर्स्ट इवेंट ऑफ इंस्पायरेशन वुड बी करेक्ट। Fine. Then we have the second event, that is contraction of the external intercostal muscles. तो ये जो external intercostal muscles है ना, ये contract करती हैं during inspiration. Okay. So जब देखिए ये external intercostal muscle बाहर की तरफ
कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सो दे विल पुल द रिब्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। उसकी वजह से आपके जो रिब्स हैं दे आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो इनहेलेशन के टाइम पे आप ऑब्जर्व करते होंगे आपका जो रिब केज है ना वो ऐसे फॉरवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ मूव करता है। दिस इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ दीज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स। तो यानी कि ये जो सेकंड इवेंट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दो इवेंट तो हमारे करेक्ट है। देन वी हैव द थर्ड वन दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम which is present inside the lungs। अब आप जानते हैं लंग्स आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन दिस thoracic cavity itself। तो यहां पर आपको लंग्स भी प्रेजेंट नजर आएंगे। तो जब ऑब्वियसली बात है आपका थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है देन ऑब्वियसली आपका जो लंग्स का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा ना, बिकॉज अब उसको और स्पेस मिल गई है टू इन्फ्लेट इटसेल्फ। तो अगर उसको और स्पेस मिल गई है तो मींस लंग के अंदर का जो वॉल्यूम है विच इज कॉल्ड दी पल्मोनरी वॉल्यूम दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये जो आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लंग विच इज कॉल्ड द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा, ओके, नॉट डिक्रीज। बट यहां तो लिखा है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ये जो इवेंट है will not occur during the inspiration. Fine? Okay. And lastly we have intrapulmonary pressure increases. तो लंग के अंदर, इंट्रा मीन्स होता है within, पल्मोनरी मतलब लंग, ठीक है? तो within the lungs क्या प्रेशर इंक्रीज करता है? Could you tell me? See, अगर लंग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर डिक्रीज करेगा ना, तभी तो एयर बाहर से रश इन करेगी इनटू द लंग्स। तो यहां पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर शुड एक्चुअली व्हाट? डिक्रीज, बट यहां मेंशन है दैट इट इंक्रीजेस। इसका मतलब ये वाला जो इवेंट है अगेन वुड बी इनकरेक्ट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी द वन जो कि मेंशन कर रहा है एज यू नो स्टेटमेंट 1 एंड बी एज करेक्ट। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 को, दैट सेज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन के साथ वो डिपेंड करती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है। ऑब्वियसली ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। एंड सिंस ये स्टेटमेंट करेक्ट है वी विल हैव टू एलिमिनेट दिस ऑप्शन बिकॉज हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करनी है ना कि करेक्ट वन। फाइन, देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफियर विद द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है। देखिए एक हीमोग्लोबिन है, उससे बाइंड करने के लिए अलग अलग कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, उनमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए अगर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो डिपेंड करेगा कि किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और वो जाकर बाइंड करेगा विद द हीमोग्लोबिन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जाके बाइंड करेगा विद द हीमोग्लोबिन। सो इट इज़ रिलेटिवली द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इंटरफियर कर सकता है विद द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हेंस इसको भी eliminate करना पड़ेगा because this is not the wrong statement which we had to find. Option C says higher hydrogen ion concentration in the alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. तो alveoli के लेवल पे अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन फेवर होता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? याद कीजिए मैंने आपको बोला है हाइड्रोजन आयन भी ना एक तरह से कंपेटिटर्स हैं यू नो टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। तो इनफैक्ट ये जो हाइड्रोजन आयन है ना ये फेवर नहीं करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन को, रादर इट फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन टू रिलीज ऑक्सीजन। क्यों? देखिए ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है। ओके, सो ये क्या करेगा, ये जाकर इस हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की कैपेसिटी रखने की वजह से हीमोग्लोबिन से जब बाइंड करेगा सो इट विल किक आउट दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो देखिए यहाँ पर ये ऐसे बाइंड करके रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा एंड विल रिजल्ट इनटू द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ओके एट द टिश्यू लेवल। तो एल्विलाई में आपको ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज एल्विलाई में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज मोर, इसीलिए इस हाइड्रोजन की एफिनिटी को सप्रेस किया जा सकता है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई हायर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन फेवर
नहीं करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, रादर इट फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू रिलीज ऑक्सीजन। सो दिस इज दैट स्टेटमेंट विच इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, राइट। यहाँ पर एक्चुअली लोअर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए था, तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। तो इसका मतलब ये है वो स्टेटमेंट विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट विच वी हैड टू फाइंड। वाइल ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑब्वियसली अगर एल्वियोलाई के लेवल पर आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करना है तो दैट मीन्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन का कंपेटिटर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। और अगर उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटिवली बाइंड नहीं कर पाएगा विद द हीमोग्लोबिन, एंड दैट इज व्हाई ऑक्सीजन कैन बाइंड टू इट। और ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट थी, इसलिए इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ता। सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 दैट इज फ्रॉम नीट 2021 एंड इट सेज सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के लेवल पे अगर आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करवाना है तो कौन से सेट ऑफ कंडीशंस जो आपको यहाँ पर मेंशन है इन दीज ऑप्शंस गिवन बिलो वुड बी फेवरेबल। तो बच्चों हमें रिकॉल करनी है बेसिकली वो कंडीशन जो कि फेवरेबल होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। ओके, लेट अस ट्राई टू रिकॉल। हमें क्या करना है, देखिए हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, दैट मीन्स हमें हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड करवाना है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इजंट इट? फाइन। सो देखिए कौन सा सब्सटेंस हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ना। तो देखिए अगर ऑक्सीजन को बाइंड करवाना है विद हीमोग्लोबिन तो इसका मतलब ऑक्सीजन का partial pressure should be high, okay, that means PO2, that is the partial pressure of oxygen must be high, fine, okay। Secondly, hemoglobin से bind करने के लिए अकेला ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, देर आर सम कंपेटिटर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है या हाइड्रोजन आयंस हैं, दे ऑल हैव द टेंडेंसी टू बाइंड टू द हीमोग्लोबिन। तो अगर आपको सिर्फ ऑक्सीजन की बाइंडिंग करवानी है विद हीमोग्लोबिन, इसका मतलब आपको इसके कंपेटिटर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिलेटिवली लो रखना होगा। दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी लो एंड जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है दैट शुड बी ऑल्सो लो। अब आप जानते हैं हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच, इजंट इट? तो अगर लो हाइड्रोजन आयन होगा दैट मीन्स यहां पर पीएच शुड बी हाई, ओके फाइन। एंड साथ ही साथ अनदर फैक्टर दैट प्लेज अ रोल इज गोइंग टू बी टेम्परेचर। तो जो लोअर टेम्परेचर होता है ना वो बेसिकली इस फॉरवर्ड रिएक्शन को ट्रिगर करता है, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ट्रिगर करेगा। तो यहां पर टेम्परेचर शुड बी लो, वाइल जो हायर टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है दैट डिसोसिएट्स टू रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो आपको अगर फॉर्मेशन करवाना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का द टेम्परेचर शुड बी लो। सो देखिए कौन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिली, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मोर और हायर पीएच एंड लो टेम्परेचर। तो कौन सा है वो ऑप्शन जिनमें सारी कंडीशन मेंशन है? देखिए पहला ऑप्शन है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स परफेक्टली करेक्ट, लो PCO2 परफेक्टली करेक्ट, लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगेन करेक्ट एंड लोअर टेम्परेचर। तो पहला ही ऑप्शन हमारे सारे फेवरेबल कंडीशंस को मेंशन कर रहा है, हेंस अवर ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन। वाइल अगर हम रिमेनिंग ऑप्शन देखें, देखिए यहाँ पर लो PO2 लिखा हुआ है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही कम होगा तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं होगी विद द हीमोग्लोबिन। देन ऑप्शन सी में बोला गया है हाई PO2, फाइन, हाई PCO2, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा दैट मीन्स यहाँ पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता। देन लो PO2, अगेन अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 दैट सेज द पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द एल्वियोलाई द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर। तो बच्चों एल्वियोलाई जो कि साइट ऑफ डिफ्यूजन मानी जाती हैं, वहां पर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बतानी है इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, दैट इज द यूनिट, ठीक है। तो दिस इज
समथिंग जो कि आपको याद ही होनी चाहिए, ओके, इट हैज टू बी लर्नड। सो एल्वियोलाई के लेवल पे या एक एल्वियोलस के लेवल पे, दिस इज योर एल्वियोलस। सो एल्वियोलस के लेवल पे यू हैव टू रिमेंबर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट हैज टू बी 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट हैज टू बी 40 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट पार्शियल प्रेशर्स मैं आपको यहां मेंशन कर रहा हूं सो दैट यू हैव टू रिमेंबर देम। सबसे पहले तो आपके जो एटमॉस्फेयर है, सो एटमॉस्फेयर में आपको कितना पार्शियल प्रेशर देखने को मिलेगा ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सी बच्चों, आपको पता है जो आपका एटमॉस्फेयर है वो एट नॉर्मल सी लेवल प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑफ 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, राइट। तो और आप जानते हैं अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन एज एन इंडिविजुअल गैस ऑन द टोटल एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना ऑक्यूपाई करती है इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज 21%, इजंट इट। सो 21% ऑफ टोटल जो आपको कंप्लीट जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है एट द मीन सी लेवल दैट इज गोइंग टू बी 760 ना। तो अगर आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू अराउंड 159 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। सिमिलरली अगर आप फाइंड करते हैं इसको फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलेटिव परसेंटेज होता है या वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई करता है इन द एटमॉस्फेयर दैट इज 0.03%। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे विथ 760 mm ऑफ मर्क्यूरी तो दिस इज गोइंग टू कम टू अराउंड 0.3 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो ये वैल्यू होती है partial pressure of oxygen and carbon dioxide की in the atmosphere. Let us talk about the partial pressure of oxygen and the carbon dioxide in the oxygenated blood. So oxygenated blood की अगर बात की जाए, so when we talk about oxygenated blood के केस में जो partial pressure of oxygen होता है that is going to be 95 millimeters of mercury, and जो partial pressure of carbon dioxide होगा that is going to be 40 mm of mercury, right? And when we talk about deoxygenated blood, so इस केस में जो partial pressure of oxygen होगा that is going to be 40 mm of mercury and partial pressure of carbon dioxide will be 45 mm of mercury. So ये कुछ values of partial pressure हैं of oxygen and carbon dioxide जो कि आपको याद रखनी है। एग्जामिनेशन में इनमें से किसी भी वैल्यू पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, so do remember them. And over here हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा when we are talking about alveolar level, so यहाँ पर partial pressure of oxygen would be 104 and carbon dioxide would be 40 mm. So यानी कि यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, that is going to be the first option itself, that is option A, right? तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 को जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2022 एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं माना जाता है, वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर एक्सटर्नल nostrils and it ends into our terminal bronchioles in the lungs, ठीक है। तो ये हमारे terminal bronchioles में जाके end करता है। That means all the part of our respiratory system except the alveoli and the alveolar sac are going to be the part of the conducting part of the respiratory system, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है कंडक्टिंग पार्ट है, मतलब ये एयर को एटमॉस्फेयर से लंग तक पहुंचाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस टू अकर, ठीक है। ओके, सो पहला जो फंक्शन हमको यहाँ मेंशन है दैट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट
टू द बॉडी टेम्परेचर। दैट्स परफेक्टली करेक्ट, बिकॉज आपको पता है जो आपके नेजल चेंबर है, नेजल कैविटी है, वहाँ पर एक कंडीशनिंग रीजन है जो कि बॉडी के टेम्परेचर पर आपके एयर को ले आती है। तो मान के चलिए अगर आपने एयर जो इनहेल किया उसका टेम्परेचर कूल था तो वो उसको वार्म करके बॉडी टेम्परेचर पर ले आएगी। अगर वो एयर वार्म थी जो आपने इनहेल की थी तो वो उसको कूल करके बॉडी टेम्परेचर पर ले आएगी। तो इस तरीके से दैट कंडीशनिंग पार्ट जो है वो आपके नेजल कैविटी में ही प्रेजेंट है, एंड दैट इज द रीजन आप इसको कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन मान सकते हैं, बिकॉज नेजल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ योर कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन तो परफॉर्म करेगा कंडक्टिंग पार्ट, इसलिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज प्रोवाइड सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन या फिर गैसेस की डिफ्यूजन के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करता है क्या? नो। यू रिमेंबर वो पोर्शन जो है या ये जो फंक्शन है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर या दिस इज द फंक्शन बेसिकली रिलेटेड टू द एल्वियोलाई और द एल्वियोलर सैक, जो कि एक्सचेंज या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो इसका मतलब ये वो फंक्शन है जो कि कंडक्टिंग पार्ट विल नॉट परफॉर्म। दिस इज गोइंग टू बी अवर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, ओके। वाइल सी इन डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम दी फॉरेन पार्टिकल्स। दैट्स परफेक्टली करेक्ट। आपको पता है आपके नेजल चेंबर में प्रेजेंट हेयर जो हैं वो पार्टिकल्स को एक तरह से ट्रैप कर लेते हैं और उसको रिलीज आउट करते हैं। देन इवन आपकी ट्रेकिया जो आपका विंड पाइप है वहां पर आपको सूडोस्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलता है, जिनके सीलिया की बीटिंग की वजह से जो फाइन पार्टिकल्स है दे आर प्रोपेल्ड आउट ऑफ योर ट्रेकिया और द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये अगेन जो हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, नेजल कैविटी और ट्रेकिया, बोथ आर द पार्ट ऑफ योर कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और उनका ये फंक्शन है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। एंड लास्टली इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिफाइड, एंड दैट्स परफेक्टली करेक्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एयर को ह्यूमिफाई कर लेता है, उसमें मॉइस्चर ऐड कर देता है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको भी हमें एलिमिनेट करना पड़ता। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी अवर ऑप्शन बी इटसेल्फ। आई होप यू गॉट दैट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 19, which is the last problem for today's session, and it says under normal physiological conditions in human being every 100 ml of oxygenated blood can transport dash ml of oxygen to the tissues। तो बच्चों एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंडर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग कितना ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है टू द टिश्यूज। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 10 ml, ऑप्शन बी 2 ml, ऑप्शन सी 5 ml या ऑप्शन डी 4 ml। सो कौन सा है हमारा करेक्ट ऑप्शन? आई नो दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें कि जिसका आंसर आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है, दैट इज 5 ml। ओके, सो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है टू द टिश्यू। बट हाउ डज दिस वैल्यू कम अप? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। सी यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा पोर्शन आपका बता रहा हूँ ऑफ द सर्कुलेटरी पोर्शन, ठीक है, एंड यहां पर देयर इज गोइंग टू बी अ टिश्यू। सो यहां पर से जो ब्लड आ रहा है, लेट अस अज्यूम वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ये मान के चलते हैं हम लोग 100 ml है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में लगभग कितना परसेंटेज सैचुरेशन देखने को मिलता है आपको ऑक्सीजन का? दैट इज लगभग 97 to 98%, इजंट इट? और यहां पर जो ब्लड बाहर आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लगभग 75% सैचुरेटेड होता है विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी 100 ml इटसेल्फ, और इनकी सैचुरेशन को भी हम लिख लेते हैं। दिस इज 98% सैचुरेटेड, okay, and this is going to be around 75% saturated. Fine. Now एक चीज जो आपको याद रखनी है, 100 ml ऑफ ब्लड में लगभग 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। सो इस बात को भी मैं मेंशन कर देता हूं, 100 ml ब्लड कैरीज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करके लेके जाता है, राइट। तो एक चीज आपको और याद रखनी है इसी वैल्यू के साथ, दैट इज 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अपने साथ ट्रांसपोर्ट करवा सकता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। तो अगर मुझे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पता करनी है तो कैसे होगी? देखिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो 100 ml ब्लड में प्रेजेंट 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करके ले जा सकता है? दैट इज गोइंग टू बी सी फॉर 15 ग्राम
हीमोग्लोबिन, कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा ये? सो इट इज गोइंग टू बी 15 इंटू 1.34 ml, और इसकी वैल्यू रफली आएगी अबाउट 20.1 ml। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 100 ml, दिस इज गोइंग टू कैरी हाउ मच ऑक्सीजन? दैट इज 20.1 ml। तो यहां से आ रहा जो ब्लड आपको देखने को मिलेगा वो 20.1 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ठीक है। वाइल ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इसमें आपको लगभग आराम से आपको करीबन 15.1 ml ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगी जब आप इसको मेजर करेंगे। तो यहां पर आपको अराउंड 15.1 ml ऑक्सीजन देखने को मिलेगी इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों ब्लड में वो क्यों आया? बिकॉज यहां से अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। तो 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन जो कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेजेंट थी, उनमें से 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को ट्रांसपोर्ट हो गई, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट तक पहुंचा दी जाएगी फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन, जहां पर हमने डिस्कस किए द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमने PYQ सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हाफ फ्री है पर बेस्ट है।